हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2 2024 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो कि अलजेब्रा पे बेस्ड है। इससे पहले हम एनडीए 2 2024 के प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर आई टैब पे दिख जाएगा। शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, वाई बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड जेड बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है कि जेड वाई इंटू एक्स। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा हमारा कन्फर्मेबिलिटी आ जाएगी और जो हमारी मैट्रिक्स बनेंगी उसका साइज क्या होगा। तो ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ये हमारी एम क्रॉस एन की है और ये हमारी पी क्रॉस क्यू की है, तो ए बी डिफाइन करने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, यानी कि आपका एन जो है वो पी के बराबर आना चाहिए। और जो आपकी ए बी मैट्रिक्स होती है वो कैसे बनती है, इन दोनों कैंसिल करके एम क्रॉस क्यू की मैट्रिक्स बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर शुरू करते हैं। जेड आपको कितने की दी है, जेड आपको दी है 3x2 मैट्रिक्स, वाई आपको दी है 2x3 की मैट्रिक्स और एक्स आपको दी गई है 3x3 की मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि सारी के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो कन्फर्मेबिलिटी है सारी मैट्रिक्स आपस में, जो यहाँ पर प्रोडक्ट किया गया है। और जो हमारा फाइनल साइज है वो कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा 3x3 मैट्रिक्स। के केस में मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, ठीक है। कितनी आ रही है, जेड वाई एक्स हमारी आ रही है 3x3 की मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर 3। सही लिखिए, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्स जेड लिखा गया है, तो वाई हमारी है 2x3 की मैट्रिक्स, एक्स हमारे पास दी गई है 3x3 की मैट्रिक्स, जेड हमारे पास दी गई है 3x2 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स है वो कितने की आ जाएगी, 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। कन्फर्मेबिलिटी, हाँ जी कन्फर्मेबल भी है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही लिखी गई है। नेक्स्ट, एक्स लिखा गया है पहले यानी 3x3, फिर वाई लिखा गया है यानी कि हमारे पास है 2x3 की, और जेड है हमारे पास 3x2 की। तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। तो एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइंड, ये भी स्टेटमेंट सही लिखा है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 आपको दी गई है कि द सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स बिटवीन √12 एंड √15 इज एन इनफाइनाइट सेट। तो हमें क्या करना है, हमें इकट्ठे करने हैं इररेशनल नंबर। कहाँ पर लाई कर रहे हैं, जो जो √12 से लेकर √15 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होती है तो चेक कीजिएगा। हमें क्या पता है कि अगर पी क्यू के बराबर नहीं है, पी क्यू के बराबर नहीं, अगर दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाए करते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास होता है। तो हमें क्या चेक करना है इन केसेस में, यहाँ पर सिर्फ कि ये जो दो नंबर्स दिए गए हैं, दो रियल नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये इक्वल हैं कि दोनों नॉट इक्वल हैं। तो √12 इज 2√3, राइट। √15 इज 3 into 5, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। सो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, सही है। तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाइक करेंगे। इसने हमने क्या किए इकट्ठे, हमने इरेशनल नंबर इकट्ठे किए, तो ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, सही लिखा है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑड इंटीजर। अच्छा, इंटीजर सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, z हो गया, मतलब आपका 0 1 2 3 इधर और -1 -2 -3 इधर। इस तरफ भी इनफाइनाइटली आप जा सकते हैं और इस तरफ भी आप इनफाइनाइटली जा सकते हैं। फिर बोला ओड इंटीजर, ओड इंटीजर मतलब जिनको 2 से डिवाइड नहीं कर पाए। तो हमारे इवन वाले बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 -1 -3 इधर इधर 3 5 ऐसे करके आपका ये सेट आपका बन जाएगा। फिर इसने बोला ओड इंटीजर्स तो ठीक है लेकिन लेस देन 1000 बोल दिया, मतलब यहाँ पर आपका मैक्सिमम कितना होगा, 999, 999 ही आपका यहाँ पर मैक्सिमम जा सकता है। मतलब यहाँ से तो हमारा सेट जो हो गया बाउंडेड हो गया। इसका अपर बाउंड हमें मिल जाएगा कि इसमें जो मैक्सिमम लार्जेस्ट इंटीजर जो आएगा इस सेट में वो कौन सा आ सकता है, 999 आ सकता है। लेकिन मिनिमम के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो हमारे पास कहीं तक भी जा सकता है। -999 भी आएगा, -5 टाइम्स 9 भी आएगा, ठीक है। तो ये तो कहीं तक भी जा सकता है नेगेटिव वाली साइड, इसलिए ये कैसा रहेगा, अभी भी इनफाइनाइट सेट ही बना रहेगा। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा गया है कि ये फाइनाइट सेट है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। तो ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ओड। ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर हैं जिनकी सभी डिजिट्स क्या हो, ओड हो। डिजिट्स, तो जब भी हम डिजिट्स लेकर आते हैं तो हम 0 से लेकर कहाँ तक कंसीडर करते हैं, 9 तक कंसीडर करते हैं, और ये हमारी 10 डिजिट्स हैं, डेसिमल सिस्टम में हम लेकर चलते हैं, ठीक है। हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। इसकी सारी डिजिट्स क्या आनी चाहिए, ओड आनी चाहिए। तो इसमें से हमें ओड निकालने पड़ेंगे। ओड आ गया हमारे 13579, ये 5 हमारे ओड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 13579 कितनी चॉइसेस, 5, यहाँ पर भी 5 चॉइसेस हैं, यहाँ पर भी 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि रिपीटेशन इसने बाहर नहीं की है, रिपीट हो सकती है। 7777 इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर, राइट। तो 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी आपकी 5 चॉइसेस रहेंगी, यानी 625 आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया था कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है जिसकी सभी डिजिट्स जो हैं वो ओड लिखी गई थी। अगर ये आपसे बोल देता कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि एक ओड नंबर हो, जो एक सिर्फ एक ओड नंबर हो, तो उस केस में सिर्फ यहाँ पर आपकी 5 रिस्ट्रिक्शंस आती। यहाँ पर आपकी 9, क्योंकि 0 हटा देंगे, राइट। यहाँ पर कितनी हो जाती, यहाँ पर भी 9, नहीं यहाँ पर 10 हो सकती थी,
सही है, यहाँ पर 10 हो जाएंगी और यहाँ पर 10 हो जाएंगी। फिर उस केस में यार तो ध्यान दीजिएगा क्या ओड बोला है, नंबर ही ओड ढूंढना है या डिजिट्स के बारे में बोला गया है कि वो ओड होनी चाहिए। सही है, समझ आई बात? ठीक है, यहाँ पर नो क्यों हुई, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, अगर जीरो आ गया तो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा हमें क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है जो कि 1 के बराबर नहीं है। अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो हमारे पास 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इनके बारे में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इनका प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें 1 प्लस ओमेगा दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा इस तरफ रखूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर तो क्या हो गया, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से माइनस ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है कि 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आपका -1 के बराबर आ जाएगा। ये तीनों सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए -1 की पावर इवन है तो ये 1 ही बाहर आएगा, फिर हमारी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और ओमेगा की पावर 200 हो जाएगी। यहाँ पर अगेन -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 100 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर भी 100 हो जाएगा। ओमेगा के बारे में हमें क्या पता है कि इसकी पावर 3 जो है वो 1 होती है, तो यहाँ पर 3 की पीरियोडिसिटी चलती है, जैसे आई में 4 की, यहाँ पर 3 की चलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कीजिए पावर को, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में बचेगा, बाकी हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, क्या आएगा रिमाइंडर, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18, कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 रेज़ टू पावर 100 ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 100, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर 1 ओमेगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 100 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -2 रेज़ टू पावर 100, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि अगर ए और बी आपको 2 स्क्वायर मैट्रिसेस दी गई है, सेम ऑर्डर की है। सबसे पहली बात ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, दूसरी बात कि सेम ऑर्डर की दी गई है, तो हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो भी इसी के ऑर्डर की होगी। ठीक है, इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, और हमें क्या दिया गया है कि ए बी आपका किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ओके, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा। देखो, जब हमारे पास 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम ये बोलते हैं कि इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, आइदर ए 0 और बी 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, 2 नॉन 0 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी 0 मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी गई है गलत हो जाएगी। अगर 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स दिया गया है तो हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हैं, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि आइदर ए और बी इज एन नल मैट्रिक्स, या तो ए को 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा या बी को 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ये भी कंडीशन नहीं होती, दोनों नॉन 0 हो सकती हैं। देखो जैसे 0 1 0 0 ये एक मैट्रिक्स है, फिर हमने ले लिया 0 1 0 0 0। ठीक है, दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0 0। ठीक है, 0 मैट्रिक्स आ गई, ए बी 0 आ गया। सही है, क्या दोनों में से कोई भी 0 मैट्रिक्स है, नहीं, दोनों नॉन 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स होने के लिए हर एक एंट्री को 0 होना पड़ेगा, तो हमारा बी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सी बोल रहा है कि बी इज अ नल मैट्रिक्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए अगर नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया गया है, नॉन 0 दिया गया है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी हो जाएगा बी, ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी जो है वो नल मैट्रिक्स कंफर्म हो जाएगी। तो सी स्टेटमेंट आपकी सही लिखी गई है। डी में बोला गया है कि दोनों ए और बी का क्या होना जरूरी है, सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसमें बताओ क्या दोनों ए और बी सिंगुलर है, हाँ यहाँ पर तो सिंगुलर ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सिंगुलर हो। ठीक है, देखो जैसे हम लेकर चलते हैं, ये कहां से आया, देखो जैसे यहाँ पर बोला है ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि ए बी प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ए बी 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी क्या है, हमारे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये चीज कंफर्म कर पाएंगे कि इनमें से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इनमें से कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, पर दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर पी इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू, आपको बताना क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 35, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 35 दिया गया है, आपको पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो ये किस फॉर्म का दिख रहा है, ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन क्या हो जाता है, ए रेज टू पावर एम प्लस एन।
ठीक है, तो इसको भी यही लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। अब हम इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या बन जाएगी, इसकी जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगी टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू सी आर, 1 की पावर p प्लस क्यू माइनस आर। अब 1 की पावर कुछ भी रखिए 1 ही आएगा, तो x रेज टू पावर r हमारे पास आ जाएगा। हमें किसका दिया गया, हमें x रेज टू पावर 3 का कोएफिशिएंट दिया गया, यानी r को हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। यानी t4 हमें क्या दिया गया है, p प्लस क्यू सी 3 x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 3 का कोएफिशिएंट, तो यानी इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 35 दी गई है, 35 दी गई है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके p प्लस क्यू की जो वैल्यू इन्होंने ऑप्शंस में दी है वो रखते देख लेते हैं। अगर p प्लस क्यू की वैल्यू 5 हुई तो 5c3 तो 10 होता है, वो तो 35 नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर 6c3 लेंगे, 6c3 यानी 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर हम 7 लेंगे तो 7c3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 6 5 और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 35 ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है कि इफ p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू द q टाइम्स द qth टर्म। ठीक है, तो ये क्या दिया गया आपको, दो टर्म्स की रेशो दी गई है। आपने ऐसे सवाल किए हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी हैं ऐसे सवाल, इसको बस लिखने का तरीका इन्होंने बदल दिया है। ठीक है, बताना क्या है, हमें दिया गया कि p और q जो है वो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर p माइनस q हमें कहीं पर दिखाई देगा तो उससे हम डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, क्योंकि p और q डिस्टिंक्ट है। ठीक है, देन व्हाट इज द p प्लस qth टर्म इक्वल्स टू, p प्लस qth टर्म क्या होगी ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हमारे पास a प्लस p माइनस 1d, और यहाँ पर आ जाएगी a प्लस q माइनस 1d। ध्यान दीजिएगा AP बोला गया था इसलिए मैंने ये लिखा, अगर GP होता तो pth टर्म कॉमन रेशियो की फॉर्म में डिफाइन की जाती, राइट। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा AP प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, किसके बराबर है, AQ प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी के बराबर। ठीक है, अब इसको एक तरफ लेकर आइए, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो a के साथ हो जाएगा p माइनस क्यू, प्लस d के साथ क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू लिखा जा सकता है। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन लिया जा सकता है, हाँ कि ना, बिल्कुल लिया जा सकता है। जैसे ही हमने p माइनस क्यू कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a बचेगा, d के साथ क्या क्या बचेगा, p प्लस क्यू बचेगा, और यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 है नहीं, इससे डिवाइड किया जा सकता है पूरी इक्वेशन को। इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये क्या है, देखो क्या ये p प्लस क्यू एच टर्म ही है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 0 आ गया। p प्लस क्यू एच टर्म क्या होगी, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है कि लेट p इज इक्वल्स टू ln x, q इज इक्वल्स टू ln x क्यूब एंड r इज इक्वल्स टू ln x रेज़ टू पावर 5 वेयर x इज ग्रेटर देन 1। x आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 दिया गया है। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें x से 1 से बड़ा है, यानी कि जो ln x की वैल्यू होगी वो भी आपकी स्ट्रिक्टली 0 से बड़ी होगी। इधर वाली ब्रांच में है ना, राइट, पॉजिटिव है, ln x की वैल्यू जो होगी वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, यहाँ से q जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, 3 टाइम्स ln x बन जाएगा, r आपका 5 टाइम्स ln x बन जाएगा। p ln x के बराबर दिया गया है। हमें पूछा गया है कि क्या p q r AP में है या फिर वो GP में है। अगर हम देखें p प्लस r बाई 2 तो वो क्या बनेगा, ln x प्लस 5 ln x बाई 2, यह आ जाएगा 6 ln x बाई 2, दैट इज 3 ln x, राइट। क्या आ गया, q आ गया। तो q जो है वो क्या है, p और r का अर्थमेटिक मीन है, तो p q r आपस में क्या हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने सही लिखी है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सेकंड स्टेटमेंट में कि p q एंड r जो है वो कभी GP में नहीं हो सकते। किसी भी x की वैल्यू के लिए ये बोल रहा है कि p q r जो है वो GP में नहीं हो सकते। तो अगर ये GP में हो सकते तो हमें एक कॉमन रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले q का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। q का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 ln x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं है, पूरे का स्क्वायर है। ln x की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर किया गया है। ओके, p इंटू आर हमारा क्या आ जाएगा, p इंटू आर हमारे पास आ जाएगा 5 ln x का होल स्क्वायर। अगर p r q स्क्वायर के बराबर है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 5 ln x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 9 ln x के होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 4 टाइम्स ln x होल स्क्वायर आपका 0 के बराबर आ गया, यानी ln x का होल स्क्वायर 0 आ गया, यानी ln x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और हमने देखा कि फॉर x ग्रेटर देन 1 ln x तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी।
फॉर दिस डोमेन, इसका मतलब ये जीपी में नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट भी इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, कॉम्प्लेक्स से आ गया, ठीक है। इफ z इज इक्वल टू 1/3 डिटर्मिनेंट ऑफ i to i1, राइट। पूछा क्या है, पूछा इन्होंने मॉड्यूलस है, तो जैसे ही z मिलेगा मॉड्यूलस निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1/3 बाहर है, इसके वाया हम एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 इंटू ये आ जाएगा 2i माइनस 3 3 9 दैट इज माइनस 7i, सही है। नेक्स्ट -2 इंटू हमारे पास आ जाएगा i माइनस 6i, i माइनस 6i तो माइनस 5i हो गया। नेक्स्ट +3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 3i स्क्वायर दैट इज -3 माइनस 4i स्क्वायर दैट इज -4, सो -3 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7i + 10i, तो ये आ जाएगा +3i + 3 और बाहर है 1/3, तो आ जाएगा 1 + i जिसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा √2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन एक बार आप फिर से खुद से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, इस समेशन की क्या वैल्यू होगी ये पूछा गया है। इसमें i की पावर्स लिखी गई है, तो n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा i की पावर 0 i और i स्क्वायर, जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा i स्क्वायर i क्यूब, तो रिपीट भी हो रही है वैल्यूज, ठीक है। ऐसे करते हुए जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन रिपीट हो रहा है कौन नहीं आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम समेशन अलग अलग कर लेते हैं, पहले वाली पे अलग से i⁻n-1 i n हमारा कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 20, दूसरे वाली अलग कर लेते हैं, n हमारा 1 से लेकर 20 है i⁻n, फिर हमारा तीसरा अलग हो जाएगा n from 1 to लेकर 20 i⁻n+1। अब i के लिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर i की पावर में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखी गई है और उनका समेशन किया गया है तो वो क्या हो जाता है, सम आपका हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक है। यहां पर अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा i की पावर 0, फिर i आएगा, फिर i की पावर 2 आएगा, फिर i की पावर 3 आएगा, ऐसे करके चलेगा। तो इसमें जब भी आपके कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स आएंगी तो इनका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये 1 आएगा, ये i आएगा, ये आपका -1 आएगा और ये -i आएगा, क्या आएगा -i आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा सम एक्सपेंड होगा पूरा n from 1 to लेकर 20 तक, यानी आपका कहां से कहां जाएगा i 0 से लेकर सम करते हुए i⁻19 तक जाएगा। इसमें जितने 4 4 के बन जाएंगे हमारे सेट, उन सबका सम तो 0 हो जाएगा। अब बन जाएंगे कि कौन बच जाएगा ये हमें ढूंढना है, क्योंकि हम n from 1 to 20 तक जा रहे हैं तो एक्जैक्टली 20 टर्म्स हमारे पास आएंगे। 20 टर्म्स हैं तो 4 से मैं डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास 4 4 के अगर मैं सेट बनाऊं तो एक्जैक्टली 5 सेट बन जाएंगे और हर एक 4 का सम कितना है 0, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 से लेकर 20 टर्म्स है लगातार, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी लगातार कितनी है 20 टर्म्स है, 4 4 4 4 करके 5 बन जाएंगे हमारे, 4 का सम 0 तो बाकियों का सम 0 रखोगे, 0 + 0 0 0 ही आना है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कि लेट x is greater than 1, y is greater than 1, z is greater than 1 be in GP। कहाँ दिए गए हैं आपको, GP में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या दिया गया आपको, xz किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर दिया गया है। देन हमसे पूछा गया है कि ये टर्म्स कैसी होंगी, कौन से में होंगी, AP में होंगी, GP में होंगी कि HP में होंगी, ठीक है। तो इन टर्म्स को देख लेते हैं, 1/1 + ln x, इन टर्म्स को बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखो अगर मैं दोनों तरफ ln लगा दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ln x z किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ln y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ln x z जब यहाँ पर प्रोडक्ट होता है तो हम इसको सम में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सही है। यहाँ से आ गया कि ln x + ln z/2 किसके बराबर है, ln y के बराबर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, अगर आपका x y z किस में हो, GP में हो, तो ln x ln y और ln z आपके किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, ठीक है। एक और रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर तो ln x ln y ln z है नहीं, उनमें कुछ और भी ऐड किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ +1 कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 + ln y दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर +1 कर दिया दोनों तरफ। अब इस तरफ जो 1 किया है इसको मैं 2/2 लिख सकती हूँ, 1 की जगह पर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 + ln x + ln z/2 बन जाएगा। इधर इधर हमारे पास 1 + ln y है। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1 लिख सकती हूँ। ये बन गया 1 + ln x, ये बन जाएगा 1 + ln z, 1 + ln x + 1 + ln z/2 किसके बराबर आ रहा है, 1 + ln y के बराबर आ रहा है। तो ये जो टर्म्स दी गई हैं इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो किस में आ गए, हमारे पास AP में आ गए। किस में आ गए, AP में आ गए। तो ये टर्म्स किस में हो जाएंगी, ये टर्म्स HP में हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है इफ ओमेगा आपको दिया गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ओमेगा सेम है,
देन व्हाट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ये पूछा गया है, क्या होगी। तो जो हमने पीछे सब्सटीट्यूशन यूज किया था वही यहाँ पर यूज करेंगे। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से फर्स्ट रो से -1 बाहर निकालूंगी तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला, -1 बाहर निकाला फर्स्ट रो से। अच्छा, मास्टर द कॉन्सेप्ट जो हमारी सीरीज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, वो भी वहां पर हमने डिस्कस किया है कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ओमेगा का इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स जो है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। सिमिलरली ओमेगा का कॉन्जुगेट जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा होगा। सही है, ठीक है भाई। तो ओमेगा इनवर्स का क्या मतलब है, 1/ओमेगा। ओमेगा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यह आ जाएगा ओमेगा। ये हमारी थर्ड रो बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब हमें जो 2 रोज हैं वो एक्जैक्टली आइडेंटिकल दिख रही हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। जैसे 2 रोज आइडेंटिकल आएंगे डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज दिस देन व्हाट इज द nth टर्म। nth टर्म क्या होगी, हमें पता है कि भाई nth टर्म जो होती है वो क्या हो जाती है, Sn-Sn-1 हो जाएगी nth टर्म। अब तुम ऐसे करके निकाल सकते हो कि भाई n की जगह n रखोगे, एक बार n-1 रखोगे, माइनस कर दो, आपके पास टर्म आ जाएगी। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो कि भाई आप a1 निकाल लो जो कि s1 के बराबर आ जाएगा सीधा सीधा। तो n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। a2 निकाल लो, a2 आ जाएगा s2 माइनस s1। ठीक है, s2 क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 दैट इज 7 आ जाएगा। a1 आ गई, a2 आ गई, an निकालने के लिए क्या सिंपल फॉर्मूले में रख दो, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1, डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 3 4। तो ये आ गया 3 प्लस 4n-4 यानी 4n-1 आपकी nth टर्म आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी हम वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोला गया है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया बी परम्यूटेड सच दैट इन ईच कॉम्बिनेशन वोवेल्स शुड ऑक्यूपाई ओड पोजीशंस। कितनी है टोटल, हमारे पास 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 अल्फाबेट्स। बोल रहा है कि जो वोवेल्स हैं उनको ओड पोजीशन ऑक्यूपाई करनी, मतलब या तो यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है। कितने वोवेल्स हमारे पास, आई और ए, 3 वोवेल्स हैं, 2 मतलब आई की रिपीटेशन हुई है 2 बार। तो इस आई के लिए कितनी चॉइसेस है, 3 प्लेसेस पर रखा जा सकता है। इस आई के लिए 2 प्लेसेस बच जाएंगे और इस आई के लिए 1 प्लेस बच जाएगा। लेकिन क्योंकि रिपीटेशन हो रही है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। तो अब कॉन्सोनेंट्स कितने बच गए हैं, एन और डी हमारे पास कॉन्सोनेंट बच गए हैं, उनको हमें यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 को 2 फैक्टोरियल से, तो वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हैं जिनमें वोवेल्स जो है वो आपकी ओड पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है कि द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ऑल वोवेल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स जो है वो टुगेदर रखे जाएं। वोवेल्स भी इकट्ठे रखने हैं और कॉन्सोनेंट्स भी इकट्ठे करने हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो क्यू आ जाएगा, टी आ जाएगा और एन आ जाएगा। वोवेल्स कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, पांचों ही आ गए ना, ए ई आई ओ यू। ओके, तो हमें इन दोनों की अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ओके, फिर इस डब्बे में घुस जाओ, इस डब्बे में कितने हैं, 3, इन तीनों को भी तो अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल, रिपीटेशन है नहीं। फिर इस डब्बे में घुस जाओ, इस डब्बे में कितने 5 है, रिपीटेशन है नहीं, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल। इन सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो कितनी आ गई, 5 फैक्टोरियल 123 फैक्टोरियल 6 2 6 दूनी 12 12 12 144। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 1440। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है कि इफ n इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस m, n इसका रूट बोला गया है। ठीक है, m इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, और m इसका रूट बोला गया है। बोला गया है कि m जो है वो n के बराबर है नहीं। अच्छा ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस n की क्या वैल्यू होगी पूछी गई है। अच्छा, n इसका रूट है अगर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर n रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस पी एन प्लस m इज इक्वल्स टू 0। m इसका रूट है तो m इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस n इज इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या करें, यहाँ पर हमें दिख रहा है m n के बराबर नहीं है, तो अगर m माइनस n फैक्टर मुझे कहीं दिखेगा तो मैं उसे डिवाइड कर पाऊंगी, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि m और n दोनों बराबर है नहीं। ठीक है, m माइनस n दिख सकता है, हाँ दिख सकता है। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं क्या करती हूँ, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस p कॉमन निकाल ले m माइनस n, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n माइनस m, क्या आएगा n माइनस m, तो यहाँ से मैं माइनस पहले कॉमन निकाल लेती हूँ m माइनस n इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब इस पूरे में से हम m माइनस एन कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा m प्लस एन प्लस पी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो है नहीं तो इससे डिवाइड किया जा सकता है पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस एन प्लस पी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, p प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज n माइनस टू कोर्सेज आउट ऑफ n कोर्स। हमारे पास कोर्स n है, ठीक है, उसमें से n माइनस टू कोर्स चूज करने हैं। चूज टोटल कितने करने हैं, n माइनस टू। फिर बोला गया है कि दो कोर्स जो है वो कंपल्सरी, टोटल n थे, उनमें से n माइनस टू में चॉइस है हमारे पास, ठीक है, n माइनस टू के लिए चॉइस, हम चूज करें या ना करें। लेकिन n में से दो ऐसे हैं जिनको तो चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चूज कितने करने थे, n माइनस टू, ठीक है। अब n माइनस टू मुझे टोटल चूज करने थे। मान लीजिए जैसे मेरे पास 5 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो हमारा स्कूल या कॉलेज ऑफर करता है, उसमें से उन्होंने बोला कि दो ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हें चूज करने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है, ठीक है। कॉलेज कहता है कि तुम्हें इन टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तुम्हें इन टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ओके। तो इन 4 में से ये दो तो फिक्स हो गए, ये दो तो मुझे पढ़ने ही पड़ेंगे। कहां पर चॉइस है, जो एक्स्ट्रा दो लेने हैं इन पर चॉइस है। ये दो मैं कितनों में से चूज कर सकती हूँ, अब इन 5 में से ये दो तो फिक्स है तो पढ़ने ही है, कितने बचे 3, तो बचे हुए 3 में से मैं ये दो सब्जेक्ट चूज कर सकती हूँ। सही है, समझ आई बात। ऐसे ही यहाँ पर देखो, टोटल हमें कितने ऑफर किए जा रहे हैं, n सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें से दो कंपलसरी हैं और n माइनस टू में बच्चों के हिसाब से अपनी सहूलियत से चूज किए जा सकते हैं, ठीक है। बच्चों को चूज कितने करने हैं, बच्चों को टोटल n माइनस टू सब्जेक्ट चूज करने हैं, एक बच्चे को टोटल n माइनस टू सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब इसमें से ये दो तो इसको लेने ही पड़ेंगे, जबरदस्ती है, इसमें तो चॉइस है ही नहीं, तो वो असलियत में n माइनस फोर सब्जेक्ट ही चूज करेगा। कितने में से चूज करेगा, इनमें से चूज करेगा, ठीक है। तो ये दो तो फिक्स ही हो गए 2C2, ये दो तो इसको दोनों लेने पड़ेंगे। जो बचे हुए n माइनस फोर है वो कहां से लेगा, n माइनस टू से लेगा। ध्यान देना कि इसका और इसका सम जो है वो टोटल कोर्स ऑफर्ड के बराबर आना चाहिए, और इसका और इसका सम जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, बच्चे को जितने सब्जेक्ट चूज करने हैं उसके बराबर आना चाहिए। आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये बताओ क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास n माइनस टू का फैक्टोरियल बाई n माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू माइनस n प्लस फोर फैक्टोरियल। सही है। अब यहाँ पर देखो n माइनस फोर फैक्टोरियल आया है, इन्होंने बोला n फोर से बड़ा है, देख रहे हो। अगर ये बोल देता कि n, ऐसे ये कंडीशन नहीं देता कि n फोर से बड़ा है, तो क्या हम हमेशा n माइनस फोर फैक्टोरियल डिफाइन कर पाते। अगर n थ्री होता तो n माइनस फोर तो हमारा माइनस वन बन जाता, नेगेटिव इंटीजर्स का तो फैक्टोरियल हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर एक जो कंडीशन लिखी होती है उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, तुम्हें समझ आए ना आए, तुम ध्यान दो ना दो वो अलग बात है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, 4 माइनस टू दैट इज 2 फैक्टोरियल नीचे बच गया। देन यहाँ पर n माइनस टू, फिर आ जाएगा n माइनस थ्री, और n माइनस फोर नीचे कैंसिल हो जाएगा, n माइनस फोर का फैक्टोरियल, और 2 बच जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया है कि इफ, डिटर्मिनेंट से आ गया वापस से, dn क्या डिफाइन कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये पूरा लिख कर दिया है, हमें बताना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन n फ्रॉम 1 to 4, dn की क्या वैल्यू होगी। तो बेसिकली हमें d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 करना है। सही है, हाँ करना है। अब dn है क्या, इन जनरल डिटर्मिनेंट है। अब इससे मैं यहाँ से n बाहर निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं 10 बाहर निकाल सकती हूँ, और यहाँ से भी 10 बाहर निकाल सकती हूँ, और यहाँ से मैं 2 भी बाहर निकाल सकती हूँ, मतलब पूरा 20 बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना बच जाएगा, बाहर आ जाएगा 200n, अंदर बच जाएगा n, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा n, यहाँ पर n स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको खोल देंगे तो यहाँ पर dn हम खुला हुआ ही लिखते हैं, ठीक है। चलो ये इरेज नहीं हो रहा, काट ही देते हैं। तो क्या आएगा बताओ, dn क्या बनेगा, 200n इंटू, एक्सपेंड करो, 1 इंटू 7 2 14 माइनस 15, तो क्या था माइनस 1 आ गया, प्लस 3 इंटू, इसके थ्रू मैं एक्सपेंड कर रही हूँ रो 1 से, 3 इंटू क्या आ जाएगा 3n माइनस 2n स्क्वायर, माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 7n माइनस 5n स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते तो आ गया 200n इंटू माइनस 1 प्लस 9n, और यहाँ से आएगा माइनस 7n, तो कितना हो गया 2n, यहाँ से आएगा 3 2 जा 6, माइनस का 6n स्क्वायर, और यहाँ से आएगा प्लस का 5n स्क्वायर, यानी माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, n माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। ये आ गई आपकी dn की वैल्यू। जैसे ही आप 1 रखोगे तो आपको d1 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो d2 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो d3, और 4 रखोगे तो d4 मिल जाएगा। अब इन सब में ये माइनस 200 तो कॉमन आना है, इसको तो बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं और फिर हम उनको ऐड कर देंगे।
1 रखेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब हम 3 रखेंगे तो हमारे 3 ही तो रखा था अभी, है ना। 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 3 9 और 9 4 36, सही है। ये हो गया 6, 2 8 और 2 10, ये हो गया हमारे पास 40 50। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि P इंटू क्यू जो है वो एक नल मैट्रिक्स आएगा, तो निकाल लो, प्रोडक्ट करना है। C इंटू ए बी, तो ये आ गया ABC, माइनस ABC, तो ये हो गया 0, फर्स्ट एंट्री 0। नेक्स्ट A12 क्या आएगा, दिस इंटू दिस, यानी बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट A13 क्या आएगा हमारे पास, BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट बताओ, माइनस C ए स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर सी, ये 0 आ गया। यहाँ पर देखोगे तो माइनस ABC और यहाँ देगा ABC, तो ये 0 आ गया। यहाँ पर देखोगे तो माइनस AC स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस AC स्क्वायर, ये भी 0 आ गया। ये आ गया BA स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B, अच्छा ये भी 0 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो आ गया हमारे पास AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 0 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो आ गया ABC माइनस ABC, ये भी 0 आ गया। तो PQ इज नल मैट्रिक्स, सही लिखा है। QP निकालते हैं अब। QP अगर हम देखेंगे तो दिस इंटू दिस, यानी कि हमारे पास आ गया ABC माइनस ABC प्लस ABC, ये क्या आ गया 0। अगर हमारी A11 पोजीशन पर ही 0 है तो ये तो आइडेंटिटी बनने से रही, अगर आइडेंटिटी बनता, आइडेंटिटी होता ये, तो यहाँ पर तो 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकती, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि भाई PQ आपका QP के बराबर ही आएगा, PQ आपका QP के बराबर ही आएगा, तो पूरा QP निकालना पड़ेगा। तो QP क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट एंट्री तो आ गई 0, बताओ आगे। ये आ गया A स्क्वायर सी माइनस A स्क्वायर सी, तो ये भी 0 आ गया। फिर आएगी हमारे पास माइनस A स्क्वायर बी और हमारे आएगा प्लस A स्क्वायर बी, ये भी 0 आएगा। तो आप देखेंगे कि QP भी आपका पूरा ही क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट लिखी हुई है, दोनों 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है इफ P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या दी है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि P का ट्रांसपोज माइनस ऑफ P के बराबर दिया गया है। कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर 3 की, ओड ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर ओड है। देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ओड है, 3 है 5 है 1 है, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रूव कैसे करते हैं इसको, आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब k टाइम्स p होता है तो उसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो k रेज टू पावर ऑर्डर जो है वो बाहर आता है, यानी -1 रेज टू पावर 3 बाहर आएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए P ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किया गया, हमें पता है कि P हो चाहे P ट्रांसपोज हो, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आना है, तो ये P के डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा, ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। अब एक तरफ लेकर आइए, आपके पास आ गया 1, दिस इज -1 राइट। इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 के बराबर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है अगर, तो वो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ऑड ऑर्डर है अगर तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है।